हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने लार्ज डिस्टेंस से थ्रो किया हुआ है तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू जब अप्रोच डिस्टेंस जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेट कर दीजिएगा। ओके, इस रिलेशन से हम लोग स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम डिस्टेंस होती है, 10⁻⁻15 की रेंज में होती है। इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे फर्मी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 × 10⁻⁻15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें जो सेक्शन है आपके पास, अगर इससे थोड़ा सा हायर सेक्शन में जाते हैं तो रेडिएटिविटी के एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फिजन के भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके लिए फिर हम लोग को हायर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जो सिलेबस में नहीं है। इसलिए बहुत सारा पार्ट 80% पार्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। ओके, यहाँ तक ठीक है, एकदम सीधा सीधा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेडियस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसे एज इट इज हम लोग को कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना होता है इस रिलेशन को। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग को एज इट इज याद रखना पड़ता है। आपको ये वाला चैप्टर जो है जिस समय एग्जाम हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो उस समय ये चैप्टर पढ़ के जाना होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको कई चीजें याद रख के जानी पड़ेंगी। जैसे इवन जो बोर्ड एटॉमिक थ्योरी में भी जो क्वेश्चन होते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी, तो आपको ये सेक्शन जरूर फिजिक्स का 1-2 दिन पहले आपको रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज ये चीजें आपको भूल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है लॉजिकल, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंथी है कि उन चीजों को हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते उस टाइम में, इसलिए हम लोग को याद रखनी पड़ती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वाला पार्ट लॉजिकल नहीं है, कैलकुलेशन करें तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन होता है, और क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो स्कूल एग्जामिनेशन में आते हैं ज्यादा मार्क्स के लेंथी क्वेश्चन, राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, सभी पार्ट एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप की सिचुएशन पे हैं, आप एक बार रीडिंग कर लें, चीजें एकदम क्लियर वैसे ही हो जाएंगी। इस वाले पार्ट में हम लोग अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल मान लेंगे, साइज दिया हुआ है, रेडियस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ओके, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ज्यादा साइज ज्यादा होगा, उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। ओके, ठीक है ना, ये बेसिक सिचुएशन है जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं बहुत पहले से। क्वेश्चंस देख लो किस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्योंकि एकदम अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को अगर इस सेक्शन में देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले सेक्शन में ये रिपीटिशंस है, पूरे 100% रिपीटिशंस होते हैं। इस सिचुएशन को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा पार्ट, लेकिन एक बार आप खुद सॉल्व करके देख लो। एक बार आप चेक करके देखिए, जिसमें देखो, टेक द सैंपल ऑफ द लेड एंड ऑक्सीजन, दे कंटेन द डिफरेंट एटम्स एंड हैव द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड लेड इज मच ग्रेटर देन द gases oxygen. Decide whether the density of the nucleus in a lead atom is greater than, approximately equal to or less than that of the oxygen atom. कई चीजें हैं जैसे मैंने बताया याद रखनी पड़ेगी इसमें, मतलब आपको अगर डेप्थ में जाना है इस वाले पार्ट में तो बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा सा पार्ट हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। और क्वेश्चंस एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको जस्टिफाई कर लीजिए अपने, मतलब इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, सिर्फ आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हो और चेक करके देख सकते हो। एक बार आप खुद रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट तक क्लियर है। ठीक है, हम लोग को अभी हम लोगों ने देखा था कि साइज क्या था, r0 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 1/3 था, तो अगर r क्यूब कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, राइट, यहाँ तक ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, और अभी हम लोगों ने देखा इस वाले पार्ट में मास ऑफ द प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक है, और मान लो मास हमारे पास स्मॉल m है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देखो r0 की वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी, या इवन क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि ये गिवन तो नहीं है, आगे आपको कई बार क्वेश्चन दिया होता है और ये वैल्यूज गिवन होती है फर्स्ट पेज में, और कई बार हम लोग क्वेश्चंस में आगे प्रोसीड इसलिए नहीं कर पाते कि कई बार लगता है कि कुछ चीजें मिसिंग है। इसमें इस चैप्टर की मैक्सिमम जो कांस्टेंट है वो आपको फर्स्ट पेज में मिलते हैं, तो कहीं पे भी आपको कोई कैलकुलेशन में कोई पार्ट मिसिंग लगे तो वो फर्स्ट पेज में आप जरूर देखें। इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको घर में इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको देख लो कि ये कैलकुलेशन जो है, इस टाइप के कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, पहले क्यूब करें, फिर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करके वैल्यू निकालें, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बेहतर है कि इस टाइप के क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, आप एग्जाम के पहले तो कुछ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि एग्जाम के पहले आप रिवाइज कर पाओ। अगर पहले से नहीं किए होंगे तो आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे करा रहा हूं आपको, वहां पे बुक में भी सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए गए, आप इनमें से कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट 50% क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अपनी तरफ से इन सेक्शन में जरूर हम लोग कह सकते हैं कि एक नोट बनाना पड़ेगा आपको, ताकि आप एग्जाम के पहले इन सेक्शन को रिवाइज करके जाओ। अदरवाइज कैलकुलेशन आप खुद समझ सकते हो कि सभी जगह एक कैलकुलेशन है, अगर रेडियस है फिक्स है, क्यूब करोगे तो वही वैल्यू आएगी आपके पास, लेकिन इन कैलकुलेशन को वहां करने के पहले आप एक बार अभी घर में करिए। ठीक है, और फिर बाद में एग्जाम के पहले, बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले और आपके आईआईटी और एआईटी एग्जामिनेशन के पहले इन चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करके जाइए। कैलकुलेशन ये दिमाग में होने चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन उतने टाइम में क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो एक दो क्वेश्चन का टाइम किल कर देता है। कई बार आप अगर देखोगे कि क्वेश्चन लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब कैलकुलेशन करने के लिए आओगे तो ये कैलकुलेशन बड़े लेंथी हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट ये होता है कि पहले से आप कुछ कैलकुलेशन करके जाओ, डेंसिटी और इस टाइप वाले, ताकि आप सीधे सीधे या तो वहां पे टिक कर दो, अगर पहले से पढ़ा होगा तो टिक कर दोगे, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत करने पड़ जाएंगे। ठीक है, आप कुछ समझ सकते हो कि क्यूब करना और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, वहां पे तो एफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग उस टाइम को। ओके, ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट हमने पहले से रिवाइज किया होगा, अगर ये स्टेटमेंट हमने पहले से रिवाइज किया होगा तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, और वहां पे हम लोग सीधे टिक कर देंगे। तो इन पॉइंट्स को, ये आप एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के पॉइंट को आप एक कॉपी में जरूर लिख लो और उन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करके जाओ, क्योंकि इन चीजों को आप कैलकुलेट ना करें वहां पे, सजेस्टेड है, अदरवाइज टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ओके,
इसके बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वाले जो स्टेटमेंट है, देखो जैसे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ के इन सबके सेक्शन बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन उन लॉजिकल स्टेटमेंट को पूरा डिफाइन करने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। और आपके सिलेबस में ये चैप्टर एक इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। इसमें आपको अगर बहुत डिटेल में गए तो आपको बहुत सारी रिएक्शंस और बहुत दूसरा मैथमेटिक्स आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप रिव्यू कर लीजिए। और वही स्टेटमेंट आप अपनी जो बुक में दिए गए उन स्टेटमेंट को घर में जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का लिमिटेशन ये है कि इससे ज्यादा डेप्थ में जाने का मतलब है कि बहुत डिटेल में कराना जो सिलेबस में नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, ओके, ठीक है। दिस इज ओके, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, क्लोज पैकिंग होती है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होता है। मतलब ये है कि अगर एक डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 की रेंज में अगर पार्टिकल्स होते हैं तो वहां पे एक और भी फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और वो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू जो कूलाम रिपल्सिव फोर्स है उससे बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो बैलेंस होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोगों को बताने के लिए पूरा डिटेल है इसमें कि पार्टिकल का चेंज होता है पाई मेसॉन्स में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये अपने सिलेबस में नहीं है डिटेल करने में, ठीक है। अलग से हम लोग इसको अगर अपने इंटरेस्ट के लिए चाहें तो पढ़ सकते हैं कि पार्टिकल जो है किस तरह से पाई मेसॉन के साथ रिएक्ट करके दूसरे पार्टिकल नेचर में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को केवल इसमें इतना केवल मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक फोर्स होता है 10 टू द पावर -15 की मीटर की डिस्टेंस पे, उससे या कम डिस्टेंस पे, जो रिपल्सिव फोर्स होते हुए भी वो कूलाम रिपल्सन से ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होने लगता है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ओके। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी चार्ट हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। ये ग्राफ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एन और जेड में, एन हम लोग वाई एक्सिस में और जेड अगर हम लोग एक्स एक्सिस में प्लॉट करें तो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है 45 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। और जो भी न्यूक्लियस एन इक्वल टू जेड लाइन में लाई करेंगे वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, लाइट न्यूक्लियस होना जरूरी है, ठीक है। ये याद रखनी पड़ेगी आपको। इन चीजों को भी एक्सप्लेन करने के लिए अलग थ्योरी है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेटिव है चैप्टर, यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उन पैरामीटर्स को, ओके। आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। और हैवी न्यूक्लियस के लिए एन इज ग्रेटर देन जेड वाली कंडीशन में आपको ये क्वेश्चन देखें तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया रहता है कि एन इक्वल टू जेड स्टेबल के लिए हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए या फिर लाइट न्यूक्लियस, ये याद रखनी पड़ेगी आपको चीजें, राइट। इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं कि कुछ चीजें आपको लिख लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं है, केवल एक पेज में अगर आप इसमें लिखोगे भी तो करीब 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं है। लेकिन 10 पॉइंट्स भी लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं रखे जा सकते, आपको एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ओके। आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में केमिस्ट्री में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री में आइसोटोप और आइसोबार के बारे में डिटेल में कराया जाता है, उसके बारे में डेफिनेशंस वगैरह रिव्यू फिर से कराने की जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट में। तो बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, टोटल एनर्जी ऑफ द बाउंड सिस्टम होती है न्यूक्लियस में दैट इज लेस देन द कंबाइंड एनर्जी ऑफ द सेपरेट एटम, सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। अगर हम लोग सभी न्यूक्लियॉन के मास को अलग अलग सम करें और पूरे न्यूक्लियस के मास को अगर हम लोग अलग से देखें तो जो कंबाइंड मास होता है वो हमेशा कम होता है। और ये जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग पूरे अलग अलग न्यूक्लियॉन से जितने भी पार्टिकल हैं उनके मास का सम कर लेंगे, कंबाइंड न्यूक्लियस है उसका मास देख लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे। फिर आइंस्टीन इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा एम सी स्क्वायर, उससे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है। आपने देखा होगा कि इसमें जो मासेस दिए होते हैं ये बहुत डेसिमल के 6-7 प्लेस तक दिए होते हैं और इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाते। अगर आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो सेकंड टर्म तक सभी चीजें सेम हो जाती हैं, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसमें केवल आपको कैलकुलेशन मैनेज करना होगा। तो एक पार्ट में आपको जस्ट दिखा देता हूं, लेकिन आपको घर में कैलकुलेशन करने हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, राइट। जस्ट आपको एक स्टेप करके इसमें बता देता हूं, ओके। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है ये ग्राफ इस तरह से होता है। आपसे इस ग्राफ में देखो, ये वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट किया गया है और एक्स एक्सिस में यहां पे मास नंबर प्लॉट की गई है। इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पार्ट के आसपास जितने भी न्यूक्लियॉन्स आएंगे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आएगा यहाँ पे, ये सेक्शन में जो जितने भी न्यूक्लियस आएंगे दीज आर द मोस्ट स्टेबल। आपसे ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ग्राफ प्लॉट करना हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। इसकी रीजनिंग क्या है प्लॉट करने की, इसको भी एक्सप्लेन करना अभी हम लोग के सिलेबस वाले पार्ट में नहीं है। जस्ट ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, ठीक है। जस्ट आपको ग्राफ याद रखना पड़ेगा। ये याद रखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस में आपने, एक्स एक्सिस में आपने मास नंबर प्लॉट की हुई है, जो हाईएस्ट पार्ट है। देखो क्वेश्चन का टाइप जैसे लॉजिक सब जगह सेम है, हमें मास डिफेक्ट या यहां पे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि कैलकुलेट द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। देखो कुछ स्टेप्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट आप ऑब्जर्व कर लीजिए। कैलकुलेशन यहां करने के बजाय आप घर में ही करिएगा, क्योंकि केवल कैलकुलेशन है, जस्ट मैं स्टेप्स बता दे रहा हूं। इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा नहीं कि इसमें मैं एक्सप्लेन करूं। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा और कांस्टेंट वैल्यूज दी होंगी। आपको न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मासेस दिए होंगे, मास नंबर वगैरह दिए होंगे डिटेल में, ठीक है। जस्ट हमें मास डिफरेंस, आपको मालूम है यहां पे मास डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये गिवन होते हैं, ये वाला पार्ट गिवन होता है। कैलकुलेशन के लिए भी मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं, घर में आप समझ सकते हो 6-7 प्लेस तक जो कैलकुलेशन है हम लोग यहां पे करने के बजाय घर में एक बार प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए देखो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ द प्रोटॉन कैलकुलेट करें, यहां टाइम नहीं लगेगा, देख के बता देंगे नंबर ऑफ द प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन हम लोग बता देंगे। मास डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब ये इक्वेशन लिखने में भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है ना। 41 प्रोटॉन है और 52 न्यूट्रॉन है हमारे पास, तो 41 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन
52 मल्टीप्लिकेशन मास ऑफ द न्यूट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ दिस। ओके, अब यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहां करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं स्टेप्स बता दे रहा हूं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको ये कैलकुलेशन वहां पे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। यहां पे अगर आप अप्रॉक्सीमेशन लोगे तो देखो सभी पार्टी अपने आप जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट में कोई डिफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया जा सकता, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लॉजिक सिंपल है कि इनिशियल डिफरेंस जब अलग अलग करके हम लोग कैलकुलेट कर लें, बाद में कंबाइन ले लें और डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। अब हमारे पास डिफरेंस आ गया इस वैल्यू के साथ। ठीक है, और अब एनर्जी के टर्म में आपको मालूम है 931 वाला फैक्टर ये भी गिवन होता है। ठीक है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू, इससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमें कैपिटल ए से डिवाइड करना पड़ा। ओके, इसी तरीके से आपके एक कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस ये होते हैं जिसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम केसेस में कैलकुलेट करनी पड़ती है। इवन आप जब न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन या किसी रिएक्शन में एनर्जी कैलकुलेट करने की बात की जाए, हर जगह आपको यही करना पड़ता है। मतलब मेन चैप्टर का जो पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो यही है। ओके, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा ऐसे लॉजिक नहीं है, कैलकुलेशन है बस केवल। जैसे इस वाले पार्ट को देख लो, इसके स्टेप्स केवल लिख लो, कैलकुलेशन ना करना। आप जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स, कैलकुलेशन मत करिएगा, ताकि एक बार फ्रेमवर्क दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इसके स्टेप्स आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं, कैलकुलेशन घर में करके देखिएगा आप। इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से हमारे पास स्टेप्स हैं। ओके, देखो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे इस न्यूक्लियस में। प्रोटॉन का मास हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, 6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, इन वाले पार्ट में कोई अप्रॉक्सीमेशन मत करिएगा, वहां पे जो कैलकुलेशन वैल्यू दी हो उन्हें एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब इन सेक्शन में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बोर्ड एटॉमिक थ्योरी तक और एक्सरे तक आप अपने कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वैल्यूज दी हो जहां पे मासेस हो उनमें कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेशन ना करें। ओके, टोटल मास कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद कंबाइन मास यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, मास डिफेक्ट आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ गया तो फिर हम लोग यहां पे एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना है तो कैपिटल ए से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। राइट, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे देख लो कि जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट सेम है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द ड्यूट्रॉन एंड हीलियम इज 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ड्यूट्रॉन फ्यूज टू फॉर्म द हीलियम न्यूक्लियस। अब यहां पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, 1s2 + 1s2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2He4 प्लस एनर्जी। राइट, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, ये क्वेश्चन आ जाए इनमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। आप यहां पे इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें कि क्या गिवन था हमारे पास। हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन और हीलियम की गिवन थी 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन था हमारे पास। ओके, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। ओके, इसके बाद हीलियम की हमारे पास गिवन है, नेट फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एनर्जी रिलीज दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास ये एनर्जी रिलीज आ जाएगी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता है। राइट, आपके पास जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्पेशली कैलकुलेट करने के लिए और वैल्यूज अगर दी हो, अगर क्वेश्चंस आता भी है तो इसको सबसे लास्ट में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट आपके पास एकदम सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का। इसे न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट को 2 सेक्शन में बल्कि 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर ले। पहला सेक्शन है आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी का, दूसरा सेक्शन जो है जिसमें रिलेटिवली थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो है रेडियोएक्टिविटी वाला पार्ट, उसमें 2 फॉर्मूले केवल यूज होते हैं रेडियोएक्टिविटी में। और थर्ड सेक्शन आपके पास होता है एनर्जी ऑफ द रिएक्टर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, उसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा होता है। तो 3 पार्ट में हम लोग इसमें कर लेते हैं, क्योंकि पूरा पार्ट जैसे मैं बताया कि जब तक डिवीजन वाले पार्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करते तो ये वाला सेक्शन बहुत बोरिंग सेक्शन हो जाता है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको हर जगह करना पड़ता है और डायरेक्ट सेक्शंस होते हैं। राइट, अब हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ तक